हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक होगा आधुनिकीकरण और धर्मनिरपेक्षीकरण। आधुनिकीकरण शब्द का एक लंबा इतिहास है। 19वीं सदी और विशेषकर 20वीं सदी के दौरान जो है इस शब्द का जो है सकारात्मक रूप से प्रयोग किया गया जाने लगा। ठीक है, प्रत्येक समाज और उसके लोग आधुनिक बनना चाहते हैं, ये तो सभी चाहते हैं। प्रारंभिक वर्ष में आधुनिकीकरण का आशय प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रक्रियाओं में होने वाले सुधार से था। पहले आधुनिकीकरण का मतलब ये समझा जाता था कि जो उत्पादन में या फिर प्रौद्योगिकी जैसे टेक्नोलॉजी में जो भी मॉडरेट होता जा रहा है उसे समझा जाता था। लेकिन बाद में इसके शब्द को वृहद मतलब इस शब्द के वृहद मतलब सामने आने लगे अलग अलग। ठीक है, इसका मतलब विकास का वो तरीका हो गया जिसे पश्चिमी यूरोप या उत्तरी अमेरिका ने अपनाया है। ठीक है, अगला देखते हैं। तदुपरांत ये सलाह दी जाने लगी कि अन्य समाजों में भी आवश्यक रूप से विकास का यही तरीका और रास्ता अपनाया जाने चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने अध्याय 1 में जाना था, भारत में पूंजीवाद का प्रारंभ औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में हुआ था, लेकिन भारत में आधुनिकीकरण और धर्मनिरपेक्षीकरण भी औपनिवेशिक काल के संबंध में है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। उसके बाद है पश्चिम में हुई वृद्धि अलग है। भारतीय अनुभव इन मामलों में पश्चिमी अनुभव से गुणात्मक रूप से भिन्न लगता है। इसके साक्ष्य तौर पर 19वीं सदी में हुए समाज सुधार आंदोलनों का स्मरण कर सकते हैं, जिसके बारे में इस पाठ में पहले भी बताया गया है। हम पश्चिमीकरण समाज सुधार आंदोलनों में एक स्पष्ट संबंध पाते हैं और अब आगे हम भारतीय संदर्भ में आधुनिकीकरण और धर्मनिरपेक्षीकरण की चर्चा भी करेंगे, क्योंकि ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ संबंधित हैं। ये दोनों आधुनिक विचारों का हिस्सा हैं। समाजशास्त्रियों ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की परिभाषा करते हुए विभिन्न तत्वों को सामने लाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। आधुनिकता का मतलब ये समझ में आता है कि इसके समक्ष सीमित संकीर्ण स्थानीय दृष्टिकोण कमज़ोर पड़ जाते हैं। ठीक है, सीमित संकीर्ण स्थानीय दृष्टिकोण, संकीर्ण सोच क्या होती है? जैसे महिलाओं को शिक्षा न देना, उनके अधिकारों से उनको वंचित रखना, ये संकीर्ण सोच होती है। और सार्वभौमिक प्रतिबद्धता आदि यानी समूचे विश्व का नागरिक होना ज़्यादा प्रभावशाली है। इसमें उपयोगिता, गणना और विज्ञान की सत्यता, भावुकता, धर्म, पवित्रता और अवैज्ञानिक तत्वों का महत्व रखा जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इसके लिए इसके प्रभाव में सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है, न कि समूह को। इसके मूल्यों के मुताबिक मनुष्य ऐसे संगठन में रहते हैं और काम करते हैं जिसका चयन जन्म के आधार पर नहीं बल्कि इच्छा के आधार पर होता है। पहले क्या होता था कि जाति के आधार पर व्यवसाय बटे होते थे, आप सभी को पता होगा। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न होते गए, सब अपनी इच्छा और अपनी जो भी उनके अंदर जागरूकता होती है, जिसका वो करना चाहते हैं, उसमें जो है आगे बढ़ते थे। ठीक है, यही मनुष्य को उसके भौतिक और मानवीय पर्यावरण से जोड़ता है और अपनी पहचान को चुनकर वो अर्जित भी करता है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। कि जन्म के आधार पर इसका मतलब यह भी कि कार्य को परिवार, गृह, समुदाय से अलग कर नौकरशाही संगठन में शामिल किया जाता है। रुडोल्फ ऐसा बोलते हैं। दूसरे शब्दों में, लोग स्थानीय सीमाबद्ध विचारों से प्रभावित न होकर सार्वभौमिक जगत में उसके मूल्यों को मानते हैं। आपका व्यवहार और विचार आपके परिवार, जनजाति, समुदाय द्वारा तय नहीं होंगे। आपको अपना व्यवसाय अपनी पसंद से चुनने की स्वतंत्रता होती है, न कि विवशतापूर्ण आप अपना व्यवसाय चुनते हैं। आपके माता पिता ने किया वहीं आप भी करें, ये जरूरी नहीं है। कार्य का चुनाव आपकी इच्छा पर आधारित होता है, न कि जन्म पर। आप कौन हैं से आपकी पहचान
आपकी अर्जित उपलब्धियों से बनती है। वैज्ञानिक प्रवृत्तियों को मान्यता प्राप्त होती है, तर्क को महत्ता मिलती है। क्या ये पूर्णतः सत्य है? ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा सा। भारत में प्राय रोजगार का चयन पसंद के आधार पर नहीं हो पाता। ठीक है, एक सफाई कर्मी को अपने काम को चुनने का अधिकार नहीं है, क्योंकि पहले से ही जो बेचारे छोटे तबके के लोग होते थे, उन्हें जो काम पहले दिया जाता था वो पीढ़ी दर पीढ़ी तक वो काम करते रहते थे। हम सामान्यतः विवाह जाति समुदाय के अंदर करते हैं। हमारे धार्मिक विश्वास हमारी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण होते हैं। इन सब के साथ साथ हमारी एक वैज्ञानिक परंपरा भी है। हमारी एक सक्रिय और प्रभावशाली पंथ निरपेक्ष और राजनीतिक व्यवस्था है, लेकिन इसके साथ ही हमारी जाति समुदाय में गतिशीलता भी पाई जाती है। हम इन प्रक्रियाओं को कैसे समझते हैं? इस अध्याय में मिश्रित प्रक्रियाओं और उसके कारणों को समझने की चेष्टा की गई है। आजकल के सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार को प्राय परंपरा आधुनिकता का एक जटिल मिश्रण कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए इस बॉक्स को हम ज़रूर पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख देती है। जैसे जैसे आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तेजी आई, विकास की गति बढ़ी। धर्म और विभिन्न प्रकार के उत्सवों को मनाना, धार्मिक कृत्य, समारोह से जुड़े निषेध, विभिन्न प्रकार के दान, मूल्य आदि में परिवर्तन भी आने लग गया। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। इस परिवर्तनात्मक दबाव में जनजातीय पहचान की अवधारणा की प्रक्रिया हुई। एक जनजाति के होने के नाते पारिवारिक व्यवहारों, उनमें निहित मूल्यों और संरक्षण को समझना जरूरी है। आधुनिकीकरण के तहत जो नारे बुलंद किए गए थे, जैसे संस्कृति की सांस्कृतिक पहचान समाप्त, उसे एक प्रकार का जवाब मिला, जिसे समाज में हो रहे पारंपरिक चेतना के नवजागरण के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। पहले पारंपरिक तरीके से सामाजिक त्योहारों को मनाते थे। उस समूह को सामाजिक मान्यता भी होती थी और उसमें एक प्रकार की औपचारिकता भी थी। अब उसकी जगह पर त्यौहार मानने के लिए समितियां बनने लगी हैं, जिसकी संरचना में एक प्रकार की आधुनिकता होती है। परंपरागत रूप से त्योहारों के दिन मौसम चक्र के आधार पर तय किए जाते थे। अब उत्सव के दिन औपचारिक तरीके से सरकारी कैलेंडर द्वारा तय किया जाता है। पहले अलग तरीके से किया जाता था और अब बहुत अलग तरीके से जो है कैलेंडर के आधार पर किया जाता है। ठीक है, इन त्योहारों को मानने में झंडे की कोई विशेष डिज़ाइन नहीं होती, न कोई मुख्य अतिथि के भाषण होते हैं और न ही इस उत्सव प्रतियोगिता होती है। लेकिन अब ये नई आवश्यकताएं बन गई हैं। जैसे जैसे तार्किक अवधारणा विश्व दृष्टि जनजातियों के दिमाग में जगह बनती जा रही है, वैसे वैसे पुराने व्यवहार और समारोह पर प्रश्न उठते जा रहे हैं, क्योंकि हम अब मॉडर्न हो रहे हैं। इस प्रकार से जटिलता को सरल बनाने की प्रवृत्ति बहुत सही नहीं है। यथार्थ में इससे ये भी भ्रांति उत्पन्न होती है कि भारत में एक ही तरह की परंपराओं का समुच्चय है, अथवा हमने पहले भी देखा है कि भारत में इन परंपराओं की पहचान दो मुख्य गुणों से होती है: बहुलता, तर्क वितर्क की परंपरा। भारतीय परंपराओं में लगातार परिवर्तन होते जा रहे हैं। उन्हें पुनर्भाषित करने की सामाजिक चेष्टा कभी नहीं रुकी है। हमने इसका साक्ष्य 19वीं सदी के समाज सुधारों आंदोलनों में देखा है। ये प्रक्रियाएं आज भी जीवित है। ठीक है, आधुनिक पश्चिम में धर्मनिरपेक्षीकरण का मतलब ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धर्म के प्रभाव में कमी आती है। आधुनिकीकरण के सिद्धांत के सभी प्रतिपादक विचारों को मान्यता रही है। आधुनिक समाज ज़्यादा से ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष होता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षीकरण के सभी सूचक मानवता के धार्मिक व्यवहार, धार्मिक संस्थान जैसे चर्च में उनकी उपस्थिति, धार्मिक संस्थानों, सामाजिक भौतिक प्रभाव, लोगों के धर्म में विश्वास करने की सीमा को विचार में लेते हैं। यह माना जाता है कि धर्मनिरपेक्षीकरण के सभी सूचक आधुनिक समाज में धार्मिक संस्थानों और लोगों के बीच बढ़ती दूरी के साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं।
हम आगे बढ़ते हैं। आधुनिक प्रकार संगठनों, विचार स्तर, नए प्रकार के धार्मिक संगठनों का उद्भव हुआ था। ठीक है। वस्तुतः अनुष्ठानों के धर्मनिरपेक्ष आयाम धर्मनिरपेक्षता के लक्ष्यों से पृथक होते हैं। इसमें पुरुष महिलाओं को अवसर मिलता है कि वो अपने मित्रों और अपनी उम्र से बड़े लोगों से घुले मिले, अपनी संपत्ति का भी कपड़े और जेवर पहनकर प्रदर्शन करें। ठीक है। पिछले कुछ दशकों से अनुष्ठान के आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति आयामी पक्ष ज़्यादा उभर कर सामने आई हैं। दिखावे की प्रवृत्ति को इस बात से समझा जा सकता है कि शादी ब्याह के अवसर पर घर के बाहर लगी मोटर कार की कतार और अति महत्वपूर्ण व्यक्ति के मेहमान बनकर आने और उस परिवार की समृद्धि विशेषता को समझा जाता है। ठीक है। स्थानीय समुदाय में ऐसे परिवारों को ऊंची नज़र से देखते हैं। जाति के धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ किस तरह लिया जाता है, ये ज़बरदस्त वाद विवाद होता रहा है। ठीक है। तो पारंपरिक भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के धार्मिक जो क्यों हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हेल्पफुल रही हो तो भी मम्मी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।